नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल अरोड़ा। आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक कर रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की हमने स्टार्टिंग पढ़ी कि क्या क्या उसकी समरी थी, उस चीज़ को पढ़ा, उसके कारण पढ़े हमने क्या क्या चीज़ थी। अब उसके चरण देखने थे हम कितने चरणों में, 4 चरणों में बताया गया था कि ये कंप्लीट होती है। तो अब वो आज देखेंगे हम चरण। तो बिना देरी करते हुए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। फ्रांसीसी क्रांति के बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति 4 चरणों में कंप्लीट हुई। उसके 4 स्टेप थे। तो वो पहला चरण हम देखते हैं कि पहले चरण में क्या क्या हुआ। कल 4 चरणों के बारे में बता दिया गया था आप लोगों को। पहला चरण देखते हैं। पहला चरण था 1789 से 1792 तक। अब बात करते हैं, यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। बास्तिल का किला, उस पर नियंत्रण कर लिया गया। ये सारा कुछ जो भी आज 4 चरण करवा रही हूँ वो पहले सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एंडिंग कहाँ से हुई, वो चरण है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो बास्तिल पर नियंत्रण कर लिया गया। बास्तिल बताया था, जो बास्तिल का किला था वो निरंकुशता और अत्याचार का प्रतीक था वहां के राजाओं की। मतलब वहां पर उस किले के अंदर क्या था कि लोगों को जेल की तरह कैद करके रखा जाता था और लोगों पर बहुत अत्याचार किया जाता था। तो पहले चरण के अंदर जब मना कर दिया गया राजा के द्वारा, कि पहले तो स्वीकार कर लिया गया था, कल बताया था कि राजा के द्वारा कि हाँ संवैधानिक मान्यता मिल जाएगी, लेकिन बाद में जब उनके जो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, जब उनको मार दिया गया था तब जनता क्रोध में आ गई थी और जनता ने बास्तिल के किले को तोड़ दिया था और सारे के सारे कैदी वहां से आजाद करवा दिए थे। तो पहले चरण के अंदर ये प्रोसेस हुआ, बास्तिल पर नियंत्रण कर लिया गया। और 26 अगस्त 1789 को मानवाधिकारों की घोषणा कर दी गई। यहाँ पर मानवाधिकार प्रपत्र एक बड़ा सारा था जिसके अंदर मानव के अधिकारों की, मतलब थर्ड स्टेट को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों की भी वर्णन किया गया है। चर्च को राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया। मतलब चर्च अब पादरियों के अंडर में नहीं, पोप के अंडर में नहीं, अब जो चर्च थी वो नेशनल असेंबली के अंडर में आ गई थी। वहां के जो पोप थे उन्हें भी, जो ईमानदार पोप थे उनके लिए काउंसलिंग रखी गई और उन्हें शपथ दिलाई गई। आगे इसमें देखेंगे, देखो ईमानदार पादरी जो थे वहां पर ईमानदारी पोप थे, उनके लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें ओथ दिलाई गई, एक शपथ दिलाई गई, एक कसम दिलाई गई। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन पादरियों ने शपथ खाई थी उन्हें ज्यूजर कहा गया और उनका समाज में सम्मान होता था। और जिन्होंने शपथ नहीं खाई उन्हें नॉन ज्यूजर कहा जाता था, उन्हें समाज में इतनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। 1791 हमने देखा था कि लुई 16 ने स्वीकृति दे दी थी शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को। कल बताया था कि शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा देश है, 3 भागों में बांट दिया गया था, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। अभी क्वेश्चन आता है कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया और कौन सी बुक में दिया। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, अपने कमेंट बॉक्स में बताना। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लुई 16 ने स्वीकृत कर लिया था और फर्स्ट व्यवस्थापिका स्थापित की गई, जिसके अंदर 745 मेंबर एग्रीगेट थे उस व्यवस्थापिका के अंदर। फिर संपूर्ण देश को, पहले तो जो देश था वो राजा के अंडर था और कई भागों में बंटा हुआ था, तो पूरा देश उसको एक एक सिस्टम के अंतर्गत लाकर, गणतंत्र के अंतर्गत लाकर 83 भागों में 83 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। और इन 83 पार्ट को अलग अलग डिवाइड किया गया। कुछ भाग को नाम दिया गया कैम्यून और कुछ भाग को नाम दिया गया कैंटीन। लमसम फर्स्ट चरण के अंदर ये प्रोसेस रहा। क्या क्या हुई बातें, पहले तो बास्तिल का जो किला था, बास्तिल का जो किला जो कि उनकी निरंकुशता और अत्याचार का सिंबल था, उसे कंट्रोल कर लिया गया, तोड़ दिया गया। मानवाधिकारों की घोषणा की गई। चर्च को राष्ट्रीय चर्च बना दिया गया। पादरियों के लिए सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वहां उन्हें शपथ दिलाई गई, उन्हें ज्यूजर और नॉन ज्यूजर नाम दिया गया। और लुई 16 ने जब स्वीकृति प्रदान कर दी थी संविधान के लिए, वो एग्री हो गए थे मीटिंग के लिए, तो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किया। मतलब 3 पार्ट के अंदर शक्ति को डिवाइड कर दिया गया। केवल एक राजा के पास नहीं रही थी शक्ति,
उसको कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट व्यवस्थापिका जो बनाई गई उसके अंदर 745 मेंबर थे और पूरे देश को 83 पार्ट के अंदर डिवाइड करके कैम्पियन और कैंटेन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया था। अभी चलते हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण 1791 का पूरा प्रोसेस हमने बताया कि व्यवस्थापिका 745 सदस्य थे। अब वो जो सदस्य थे वो भी 2 टाइप्स के थे। एक उनमें अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष के वामपंथी सदस्य थे और इधर दक्षिणपंथी सदस्य थे। वामपंथी सदस्य जो काफी उदार प्रकृति के थे, वो कहते थे कि राजतंत्र जिस तरह चलता है, हाँ, लेकिन जन्म के अकॉर्डिंग राजा नहीं घोषित करो, इस तरह राजा बना दो कि चुनाव से हो और वो राजा हो और वही राजतंत्र को संभाले। और एक थे दक्षिणपंथी सदस्य जो उग्र और क्रांतिकारी लोग थे, मतलब उसके अंदर जो समाज के थर्ड वर्ग और सेकंड स्टेट के अंदर लोग थे, काफी उग्र और क्रांतिकारी व्यक्ति थे, वो थे दक्षिणपंथी के अंदर। ये उग्र और क्रांति भी 2 टाइप्स के थे, एक थे जीरोदस और एक थे जैकोबियन। उस समय देश के अंदर जैकोबियन क्लब बनाए गए थे। जीरोदस थे वो काफी शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति थे। और ये जो जैकोबियन थे वो कहते ना सिर्फ उग्र क्रांतिकारी थे। हालांकि क्रांतिकारी दोनों ही थे, लेकिन ये काफी पढ़े लिखे सुलझे हुए दार्शनिक व्यक्ति थे जीरोदस्त, लेकिन ये थे इसी वर्ग के अंदर कि देश के अंदर राजतंत्र नहीं चाहते थे वो। और जैकोबियन क्लब के व्यक्ति थे वो काफी उग्र और क्रांतिकारी थे, मतलब सिर्फ वो चाहते थे कि राजा को मारना है, जैसे भी मारे, वो चीज थी उनके अंदर। तो नॉन ज्यूज हुआ यूं, ये जब ये 745 सदस्यों की ये कमेटी तैयार हो गई थी, शासन चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, तभी बीच में एक इंसिडेंस हुआ। जो नॉन ज्यूजर लोग थे, आपको बताया था कि जो पादरी जिनको शपथ दिलाई गई उन्हें ज्यूजर कहा गया था और जिन्हें शपथ नहीं दिलाई गई उन्हें नॉन ज्यूजर कहा गया था। अब जो नॉन ज्यूजर पादरी थे उन्होंने ऑस्ट्रिया के अंदर वो गए और वहां पर छिप गए, और जिसके कारण फ्रांस के लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया, ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक किया। हालांकि फ्रांस हार गया था इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के अंदर आकर जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, जो लुइस 16 था, उसने क्या किया, उसने ऑस्ट्रिया का साथ दिया। तो वापस जब आए गए, वापस सिस्टम बैलेंस में आया, तो राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। राजा ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया, देन प्रजा को गुस्सा आया और वो आक्रामकता के साथ उन्होंने राजा को घेर लिया। तब ये जो 745 लोगों की जो एक सभा बनाई हुई थी, एक व्यवस्थापिका की मेंबरशिप इन 745 लोगों को मिली हुई थी, उनका फर्स्ट अधिवेशन हुआ जो 21 सितंबर 1792 को। उनका जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ उसके अंदर क्या किया गया, राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जैसे ही देशद्रोह का मुकदमा चला, उसको फांसी दी गई। उस टाइम फांसी के लिए बुलेटिन नाम का एक सिस्टम प्रचलित था। बुलेटिन क्या था, बुलेटिन के अंदर क्या होता था कि फांसी की सजा दी जाती थी। किस तरह की, एक बॉक्स बना होता था, उसके ऊपर सर रखना होता था, जैसे इसके ऊपर सर रखा, ऊपर से एक वार आता था और वो उस बुलेटिन के द्वारा सिर धड़ से अलग हो जाता था। ये सिस्टम था, लुइस 16 ने ही ये स्टार्ट करवाया था। तो लुइस 16 को इसी बुलेटिन के द्वारा फांसी की सजा दे दी गई। हालांकि यहाँ पर कहा जाए कि फांसी की सजा दी गई, फांसी के ऊपर लटकाया नहीं गया था, मतलब मौत की सजा दे दी गई थी, उस बुलेटिन के द्वारा उसे मार दिया गया था। ये तारीख याद रखें, 21 जनवरी 1793। और जैकोबिन जो उग्र क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को, ये जो जीरोदिस्ट लोग थे, उनको कहीं ना कहीं पीछे कर दिया और देश के ऊपर अपना शासन करने लगे। फिर से एक बार फ्रांस के ऊपर आतंक का राज्य जिसको बोलते हैं, क्योंकि उग्र क्रांतिकारी थे, उन्होंने बस जो चाहा वो करना। अब वहां पर राजा नहीं बैठा था, वो जैकोबिन क्लब के सदस्य बैठे थे जो काफी उग्र थे, और कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर आतंक का राज्य वापस से स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन एक लिमिट होती है, वो कह रहे ना, हर चीज की बुराई की जब बहुत ज्यादा आदि हो जाती है तो उसको खत्म होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जैकोबिन भी बहुत ज्यादा बुराई के ऊपर आ गए थे, तो जीरोदिस्ट लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग के द्वारा उन लोगों को परास्त किया और फिर से देश के अंदर शांति स्थापित की, फ्रांस के अंदर शांति स्थापित की, और जीरोदिस्ट लोगों का शासन वहां पर स्टार्ट हुआ और वापस से एक कमेटी बनाई गई। इसी दूसरे चरण की बात करें, जब यहाँ पर जीरोदिस्ट
जो लोग थे उन्होंने कमांड संभाली, तो जैसे ही उन्होंने कमांड संभाली तो देश को इक्वल करने का उन्होंने घोषणा की। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। देश के अंदर जो गुलामी प्रथा चल रही थी, मतलब आज उस टाइम भी क्योंकि जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, उन्होंने कहीं ना कहीं वही राजतंत्र का जो रूल था वही फॉलो कर रखा था। हालांकि सभी को साथ लेकर चलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चलाते थे। डर के कारण लोग जी रहे थे वहां पर, डर के कारण उन लोगों की लीडर्स की मानते थे। तो 010 से जब आए उन्होंने गुलामी प्रथा को खत्म कर दिया, राजतंत्र की जगह गणतंत्र की जगह दे दी, राजतंत्र की जगह गणतंत्र को दे दिया। पंचांग एक लागू किया जो 22 सितंबर 1792 को स्टार्ट किया। मापतोल की पद्धतियां स्टार्ट कर दी, मतलब मेजरमेंट का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, लीटर, किलोग्राम, ये पद्धतियां वहां पर स्टार्ट होगी। राशनिंग पद्धति पीडीएस जो हमारी चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस स्टार्ट कर दी गई। और देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता घोषित कर दी गई, मतलब किसी भी धर्म को मानने के लिए आप बाउंडेड नहीं हो, धर्मनिरपेक्षता घोषित कर दी गई। सभी पर आयकर लागू कर दिया गया, पहले सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर, और बाद में जब जैकोबिन थे सेकंड स्टेट के ऊपर कर लगना स्टार्ट किया था। लेकिन 3 स्टेट जो कार्यपालिका थी, विधायिका थी और न्यायपालिका थी, तीनों को इक्वल टैक्स देना पड़ता था। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है तब भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, चाहे एक छोटा सा मजदूर है या किसान है उसे भी टैक्स देना पड़ेगा। सभी के ऊपर आयकर लागू कर दिया। थर्ड चरण स्टार्ट करते हैं। थर्ड चरण के अंदर डायरेक्टरी शासन लागू हो गया। पीछे बताया कि कहीं ना कहीं वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी थी, तो डायरेक्टरी शासन स्टार्ट किया गया। डायरेक्टरी शासन के अंदर 5 सदस्य होते थे। जो बताया था कि एक तो जैकोबिन थे, उन्होंने आतंक का राज्य बनाया। जब सिंपल संविधान वापस 010 ने स्टार्ट किया तो डायरेक्टरी शासन स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण किया जाए, उसके अंदर 5 सदस्य जो लीडर करेंगे, बाकी नीचे मंत्री जो होंगे वो देश का शासन चलाएंगे। ये जो 5 सदस्य थे, नेपोलियन बोनापार्ट उसके अंदर देश के अंदर आया। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि ये जो 5 सदस्य मेंबर होते हैं इनकी योग्यता निर्धारित की जाए, क्योंकि यहाँ पर इन 5 लीडर के अंदर निर्योग्य शासक हैं, वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से देश का शासन सही रूप से बैलेंस में नहीं चल रहा। धीरे धीरे नेपोलियन की इस बात से पूरा फ्रांस प्रभावित हुआ और उन्होंने डायरेक्टरी शासन को समाप्त कर दिया यहाँ पर। और नेपोलियन ने इसका जैसे ही विरोध किया तो अयोग्य शासकों की बातचीत करके नेपोलियन ने इस चीज को बर्खास्त कर दिया। और चौथे चरण के अंदर डायरेक्टरी शासन का अंत हो गया। 1799 के अंदर जाकर डायरेक्टरी शासन का अंत हो गया और फ्रांस का फर्स्ट काउंसलिंग की गई। फ्रांस का फर्स्ट काउंसिल बनाया गया नेपोलियन को, और नेपोलियन ने उस काउंसिल के बनते ही अपना साम्राज्य विस्तार करने लग गया। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया कि मैं ही फ्रांस का सम्राट हूँ। जिस तरह लुइस 16, 14 और 15 थे, उन्होंने कहा कि मैं भी फ्रांस का सम्राट हूँ। लेकिन हाँ, उसने निरंकुशता नहीं की थी, लेकिन उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने देश की, अपने साम्राज्य की संपदा बढ़ाने के लिए अदर कंट्रीज के ऊपर, अदर देशों के ऊपर आक्रमण किए, यहाँ तक कि पूरा लमसम विश्व विजयी कर लिया उसने। पूरा कॉन्टिनेंट था उसको जीत लिया उसने। वाटरलू का युद्ध हुआ। वाटरलू की जब वॉर हुई तो वाटरलू उधर वाली साइड वो अपने युद्ध के अभियान की ओर गया, तो वाटरलू का युद्ध हुआ 1815 के अंदर। उस युद्ध के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट की हो गई हार और वहीं उसकी मृत्यु हो गई और उसका साम्राज्य वहीं खत्म हो गया और वहीं से फ्रांस की वापस से गणतंत्र शासन जो है वो स्टार्ट। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आई थिंक आ सकते हैं एग्जाम में। तो 1795 पैरिथियन सोसाइटी का निर्माण किया गया, जो मजदूरों का एक ग्रुप बनाया गया था। जो मजदूर वर्ग थे फ्रांस के अंदर, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। लिवे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। हालांकि जब बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ, ये मुद्रा को बंद कर दिया गया था। नोएल बावूफ ये व्यक्ति था, ये ट्रिब्यून नाम की वहां पर उस टाइम पत्रिका थी, निकाली जाती थी। ये क्रांतिकारी ट्रिब्यून नामक पत्रिका थी। ये सारी इंफॉर्मेशन देता था कि फ्रांस के अंदर क्या घटना घटित हुई है, आम जनता तक इस बात को पहुंचाया जाता था। एक क्रांतिकारी पत्रकार थे जिया पॉल मरा, उनका न्यूज़पेपर था लामे दी पल, मतलब जनता का मित्र। ये फ्रेंच में क्योंकि लिखा हुआ है, फ्रेंच में नाम है नामी दी पल। इसका भी नाम याद रखना, क्योंकि अगर ये नाम आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना। वैसे हिंदी में नाम है इसका जनता का मित्र। ये क्रांतिकारी पत्रकार थे। ओलंप द गूंज ये एक महिला थी जिन्होंने, जैसे क्योंकि वहां पर फ्रांस की क्रांति के अंदर हमने कहीं भी महिलाओं का योगदान नहीं पड़ा, महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थी।
इनकम का रिसोर्स महिलाएं लाती थी। जब युद्ध में भेज दिया जाता था जबरदस्ती लुइस 15, 16, 14 के द्वारा, तो जबरदस्ती जब पुरुषों को युद्ध के अंदर भेजा जाता था तो महिलाएं ही पीछे पूरा सिस्टम संभालती थी, लेकिन फिर भी इन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तब एक लेडीज आई उसी टाइम में, ओलम तगुंज, इन्होंने महिला व नागरिकता घोषणा पत्र बनाया, महिलाओं के अधिकारों की एक घोषणा पत्र बनाया, आवाज उठाई। लेकिन क्योंकि वहाँ फ्रांस एक पुरुष प्रधान समाज था, वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था और कोई राइट तो मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो 1793 के अंदर इसे फांसी की सजा दे दी गई। 1791 में इसने ये घोषणा पत्र बनाया, लेकिन कहीं पर इसकी बात की सुनवाई नहीं हुई और 1793 के अंदर इसे फांसी की सजा दे दी गई। अब इस क्रांतिकार, इस पूरी फ्रांस की क्रांति के अंदर कुछ सिंबल्स जैसे लाल रंग की टोपी, एक टूटी हुई जंजीर, लकड़ियों का गड्ढा, इस तरह के काफी 8-9 सिंबल्स हैं जो बताते हैं वहां पर दास्ता से फ्री होने का प्रतीक है, कोई एकता का प्रतीक है, कोई कानून का प्रतीक है, एक छड़ी है, वो मतलब इस तरह के काफी सिंबल हैं। उनको भी हम देखते हैं, कहीं कोई हमारे एग्जाम में सिंबल आ जाएगी ये किस चीज, फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है और ये किस चीज का प्रतीक है, तो वो चीज कहीं हमारे छूटे ना, तो अभी वो प्रतीक भी हम करते हैं। फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड कुछ सिंबल हैं, जैसे टूटी हुई जंजीर। ये जो टूटी हुई जंजीर है ये है आज़ादी का प्रतीक, मतलब वहां पर जब फ्रीडम मिल गई थी तो जंजीरों में एक समाज बंधा हुआ था, तो जंजीरों को तोड़ना कहीं ना कहीं आज़ादी का प्रतीक था। दूसरा था छड़ों का गट्ठा, मतलब लकड़ियों का इस तरह का एक गट्ठा बना हुआ था, लकड़ियों का इस तरह का एक गट्ठा बना हुआ था, जैसे कि एक एक लकड़ी तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन अगर लकड़ियों का एक साथ गट्ठेदार समूह होगा वो टूटना मुश्किल है, जो एकता का प्रतीक था। तीसरा था त्रिभुज में रोशनी बिखेरती हुई आंख, इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ था और उसके अंदर एक आंख दिखाई दे रही थी, तो वो एक ज्ञान का प्रतीक था, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के अंदर काफी सारे दार्शनिक भी आए थे जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा फ्रांस रेवोल्यूशन को एक कहीं ना कहीं आधार दिया था। फिर था राजदंड, जो इस तरह का प्रतीक था। राजदंड जो था शाही सत्ता का प्रतीक था, मतलब लुइस 14, 16 और 16 की जो राजतंत्र चल रहा था उस सत्ता का प्रतीक था ये राजदंड। फिर आई थी लाल टोपी, इस तरह की लाल टोपी बनी हुई थी, वो लाल टोपी सिंबल थी कि उस टाइम जो दास थे उनको फ्रीडम मिल गई थी, उनकी स्वतंत्रता के बाद उन्होंने जो वेशभूषा पहनी थी उस वेशभूषा के अंदर एक लाल रंग की इस तरह की टोपी थी, तो वो टोपी है, ये है फ्रीडम का प्रतीक, दास्तों की स्वतंत्रता का प्रतीक। फिर है नीला, सफेद और लाल रंग, ये फ्रांस के इस तरह के ये 3 रंग थे जो फ्रांस की राष्ट्रीय रंग थे। जैसे हमारे फ्लैग के अंदर 3 रंग है, वहां के फ्लैग के अंदर ये 3 रंग रखे गए, नीला, सफेद और लाल। डैनों वाली स्त्री, डैन बने हुए थे उस स्त्री के इस तरह के, देखो एक तरह के पंख बने हुए थे। ये जो सिंबल था ये था कानून का मानवीय रूप, जिस तरह भारत के अंदर हम देखते हैं कानून की देवी आंखों के ऊपर पट्टी लगी होती है और तराजू हाथ में लिया होता है, उस तरह फ्रांस के अंदर कानून का जो मानवीय प्रतीक था वो डैनों वाली ये वाली स्त्री थी। अपने मुंह में, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए एक सांप, इस तरह एक पिक्चर बनी हुई है और अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए, वो सनातनता का प्रतीक थे, मतलब धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था। इस तरह इस फ्रांस की रेवोल्यूशन के अंदर कुछ ये सिंबल दिए हुए थे जो अलग अलग चीजों को इंडिकेट करते, तो इन सिंबल के बारे में भी हमारी इंफॉर्मेशन अभी जो अपने चैप्टर किया पूरा फ्रांसीसी क्रांति का, तो उससे रिलेटेड अपने पास 9th क्लास की बुक है, उसका भी हम थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। इसके अंदर बता रहे हैं देखो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस की ये घटना है, क्योंकि फ्रांस की हम बात कर रहे हैं, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर देखो सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया गया। लास्ट बता रहे हैं ये अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों को गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने, वहाँ टाउन हॉल को जब इन्होंने तोड़ा था वो चीज़ है ये। और देखो बास्तिल का किला, जेल को तोड़ दिया, वहाँ भारी मात्रा में गोला बारूद मिला, हथियारों को कब्जे में ले लिया गया, बास्तिल का कमांडर मार दिया गया। ये पूरी घटना हमने पढ़ ली। ये बास्तिल का किला था जिसको हमने देखा था, ये बास्तिल का किला जहाँ पर जेल थी उसको तोड़ दिया गया। फिर फ्रांसीसी समाज के बारे में देखते हैं। जैसे आपको बताया था कि 3 स्टेट हैं, एक पादरी वर्ग, एक कुलीन वर्ग और एक थर्ड स्टेट के अंदर जो पहला वर्ग था उसमें पादरी वर्ग आ रहा था, दूसरा कुलीन वर्ग आ रहा था
और तीसरा ये बड़े व्यवसायी, अदालती कर्मचारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, ये सब इसके अंदर आ रहे थे। और देखो प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज की संस्थाओं के लिए होता था। लिवरे बताया यहाँ पर फ्रांस की मुद्रा जिसको 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट इन तीन को बताया गया। पादरी वर्ग कौन थे उनका बताया गया। टैक्स कौन से थे उसका बताया था। अब वहाँ पर कर का जो सिस्टम था उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके अंदर बुक में रीड कर लेते हैं। देखो 90% वहाँ पर पूरी आबादी के किसान थे, ठीक है। ये ज़मीन के मालिक किसानों, 60% ज़मीनों पर चर्च लिया जाता था। पादरी लोग थे वो भी इससे कर्ज लेते थे। चर्च भी किसानों से करों के रूप में एक हिस्सा टाइद लेती थी। इस चीज़ का ध्यान रखना, टाइद यहाँ पर एक धार्मिक कर है, वो वसूला जाता था चर्च का, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना है। टाइल देखो दो टाइप्स के कर हैं, एक है टाइद और एक है टाइल। टाइद जो चर्च द्वारा वसूला जाता था और यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और जो टाइल था सीधे राज्यों को अदा करने वाला कर होता था। देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये राजा और बेचारा गरीब किसान है, वो यहाँ पर इसको अनाज को बेचने आ रहा है, बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। अब यहाँ पर जीने का संघर्ष बता रहे हैं कि 1715 के अंदर 2.3 करोड़ थी वहाँ की पॉपुलेशन और 1789 के अंदर वो बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। और अनाज वहाँ पर उतना ही था, वो बढ़ नहीं रहा था, जिसकी वजह से जीविका संकट भी काफ़ी पैदा हो गया और जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे और उन्होंने ये रेवोल्यूशन करने का डिसीज़न लिया। और इसके अंदर देखो मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज अपने बुक नाम पढ़ा ही था इसका, और उसके अंदर 3 पार्ट उन्होंने बताए हैं। क्रांति की शुरुआत के बारे में पढ़ें। ये इम्पोर्टेंट डेट्स इसके अंदर आपको देखो ये दिख रही हैं। 1774 राजा बनना, उसका स्टेट जनरल की मीटिंग होना, शक्तियों पर अंकुश लगाना। 1792 फ्रांस का गणराज्य बनना और राजा को सजा दे देना, और नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनना, और वाटरलू में 1815 में नेपोलियन की हार। बुक आप लोगों के पास ही है, आपको एक लिंक भेजा गया था। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर NCERT बुक्स आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक्स दिया गया था, तो वहाँ से आप बुक ये वाली डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी साइट से। फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र देखो वही 3 पार्ट में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये बनाया गया है। इसके अंदर वोट दिए गए न्यायाधीश, यहाँ पर न्यायपालिका, यहाँ पर सम्राट और अलग अलग मंत्री। कार्यपालिका विधायिका में नेशनल असेंबली जो 745 सदस्य थे वो यहाँ पर हैं। ये देखो पुरुष एवं नागरिक का घोषणा पत्र 1790 के अंदर बना। 1791 के अंदर ये देखो आगे इसके अंदर आएगा। इस पत्रकार के बारे में भी आपको बताया है कि जोपोल मरा, इन्होंने अखबार थी अपनी लामिदा बल्ब, जनता का मित्र, नेशनल असेंबली संविधान पर इन्होंने टिप्पणी की थी। ये जो सिंबल बताए गए हैं, ये टूटी हुई जंजीर, गठा, ये सभी सिंबल आपको बता दिए गए हैं। जैकोबिन क्लब के अंदर, जैकोबिन क्लब की ये यूनिफॉर्म थी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। ये जो यूनिफॉर्म थी जैकोबिन क्लब की बनाई गई थी, ये लाइनदार पैंट और इसका ये सिंबल। और इसके अंदर देखते हैं अपन, ये सिंबल देख लिए थे हमने। कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी। देखो लुई 16 पर न्यायालय के द्वारा देशद्रोह का आरोप लगा के मौत की सजा सुना दी और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी। मैरी एंटोनेटा का भी बाद में यही हश्र हुआ था। ये बुक इसलिए सिर्फ रीड करवा रही हूँ कि पता चल जाए कि भाई ठीक है क्या सिस्टम था क्या नहीं, बुक के अंदर क्या डाटा दिया हुआ है।
डायरेक्टरी आपको बताया था कि डायरेक्टरी वहाँ पर 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका बना दी गई थी। ये रही 5 साल डायरेक्टरी ऑफ द नियुक्त किया गया। बाद में सरकार के स्वरूप को परिवर्तित किया गया और बोनापार्ट का सैनिक तानाशाह था। एक डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता में सैनिक तानाशाह नेपोलियन आ गया यहाँ पर। ये ओलंप देगूंज लेडीज़ के बारे में बताया था कि फ्रांस की रानी सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। इसने पुरुष नागरिकता अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया था और उन महिलाओं के लिए 1791 के अंदर ये घोषणा पत्र उसने बनाया। अब बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो संविधान सभा के अंदर दास प्रथा का हटा दिया गया था, गुलामों से मुक्ति दे गई थी। निग्रो एक जाति थी वहाँ पर, इसका ध्यान रखना। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान जो है दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं। ये अपमानजनक शब्द था उस टाइम, अब लेकिन नहीं यूज़ किया जाता। ये वाटरलू का युद्ध नेपोलियन का आ रहा है। 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया गया और ये देखो ये यहाँ पर सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार युद्ध के बाकी हिस्सों से भी मुक्ति मिल गई। सभी हिस्सों को मुक्ति मिल गई और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले क्रांतिकारियों का असर उसकी मृत्यु पर काफ़ी समय बाद आया। राजा राम मोहन राय ने इसके रिलेटेड एक टिप्पणी की थी। यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद जुलाई क्रांति की कल्पना की नहीं। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। हालांकि एक दुर्घटना के कारण उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड में जाते हुए कैप्टन में वह जिद करने लगे कि उन्होंने क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएं। ये उनका एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया था। ये लेसन बुक में इतना ही दिया हुआ है। हालांकि बुक से जो भी लेसन है कुछ आपको डाटा छोड़ा नहीं गया कि कोई भी डाटा रहा हो। अपनी तरफ से मैंने पूरी डिटेल के अंदर जहाँ से भी डाटा ले सकती थी मैंने अरेंज करके आप लोगों के सामने एक लेसन रिप्रेजेंट किया है। आई थिंक कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की। जो बुक में था वो तो आपको बताया ही है, जो बुक के अंदर नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में वो भी आपको डिटेल के अंदर करवा दिया गया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर उनका रिप्लाई करूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।